इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब वेंडी बोटिंग करके अपने डॉक पर लौटती है तो उसे पानी में एक डेड बॉडी दिखती है। मार्टी बॉडी को पहचान लेता है कि ये बॉडी तो बॉबी डीन की है। हालांकि मार्टी पुलिस को नहीं बुलाना चाहता, पर आसपास और लोग भी मौजूद थे, तो मार्टी कॉल करके पुलिस को बुला लेता है। शेरिफ निक मार्टी से पूछताछ करता है, तो मार्टी कहता है कि आप मुझ पर शक कर रहे हैं। मैंने तो बॉबी डीन के डूबते हुए क्लब को अच्छी कीमत पर खरीदा था, मैं भला उसे क्यों मारूंगा। तो शेरिफ कहता है कि मैं उस बार के डीलिंग के पेपर को देखना चाहूंगा जिसे तुमने बॉबी डीन से लिया है। फिर रास्ते में मार्टी को जेकब स्नेल मिलता है। जेकब कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने बॉबी डीन के क्लब को खरीदा है। मेरे और बॉबी डीन के बीच कुछ आपसी समझौते थे जिससे हम दोनों को फायदा होता था, और मैं अब चाहता हूं कि तुम भी मेरे लिए वही करो जो बॉबी डीन करता था। पर मार्टी कोई भी खास जवाब नहीं देता। वहीं हम ब्लू कैट लॉज में देखते हैं कि शार्लेट फ्री टाइम में कुछ छोटे मोटे काम संभालती है। यहाँ उसकी मुलाकात जैक नाम के एक रिच लड़के से होती है। जैक शार्लेट को एक बोट पार्टी के लिए इनवाइट करता है, पर शार्लेट मना कर देती है, यह कहकर कि मुझे यहीं डॉक पर रहना पड़ेगा। मार्टी जब अपने अडल्ट बार जाता है तो सब लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। मार्टी को रूथ बताती है कि सबको लगता है कि तुमने ही बॉबी डीन को मारा है। मार्टी बोलता है कि मैंने नहीं मारा उसे। मार्टी रूथ को कहता है कि इस वीकेंड मुझे ब्लू कैट लॉज में काम है, तुम्हें वीकेंड में इस बार को हैंडल करना होगा। हालांकि रूथ हेजिटेट करती है, पर मार्टी कहता है कि मैं इसके बदले तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगा, तो रूथ मान जाती है। वहीं जोना के रिक्वेस्ट करने पर बडी उसे सिखाता है कि गन से शूट कैसे करते हैं। बडी पूछता है कि तुम्हारे डैड करते क्या हैं, तो जोना कहता है कि वो बिजनेस में जान डाल देते हैं, वो इन्वेस्टर हैं। बडी कहता है कि ओजार्क में मैं 30 साल से रह रहा हूँ, यहाँ लोग किसी चीज से भागकर ही यहाँ पर आते हैं। तो जोना उल्टा बडी से ही पूछता है कि आप भी तो यहाँ पर आए थे, आप किससे भागकर आए थे। बडी फिलहाल इसका कोई भी जवाब नहीं देता। वहीं डॉग पर जब शार्लेट वाइट से मिलती है तो वो अपने मॉम के बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है। फिर इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप स्टार्ट हो जाती है। वहीं ब्लू कैट लॉज में मार्टी रेचल से पूछता है कि बॉबी डीन की किसी से दुश्मनी थी क्या। तो रेचल कहती है कि कईयों से होगी, वो सही आदमी नहीं था, मैं तो उससे दूर रहती थी। रेचल मार्टी से कहती है कि एक तो लोगों को तुम पर शक है कि तुमने बॉबी डीन को मारा है, और दूसरा तुम अब एक एडल्ट बार के ओनर हो, तो यहाँ पर ब्लू कैट लॉज में तुम्हारा आना कस्टमर को अफेक्ट कर रहा है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, तुम ऑफिस में ही रहा करो। तो मार्टी मान जाता है। मार्टी फिर रेचल से पूछता है कि क्या तुमने स्नेल फैमिली के बारे में सुना है क्या। तो रेचल बताती है कि वो लोग ओजार के सबसे पुराने लोग हैं और वो काफी मिस्टीरियस लोग हैं। उनके फार्म में क्या क्या होता है इसके बारे में किसी को नहीं पता। इसके बाद हम देखते हैं कि डार्लिन जेकब से पूछती है कि तुमने मार्टी से बात की क्या, क्या कहा उसने। तो जेकब कहता है कि मार्टी ने बोला कि उसे कुछ भी करने से पहले अपने एम्प्लॉयर से पूछना होगा। तो डार्लिन कहती है कि मार्टी को डॉक पर डेड बॉडी मिली, इससे भी उसके मन में डर नहीं बैठा। हमारा खौफ नहीं है उसे, वो अपने बॉस से ज्यादा ही डरता है। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। पर जेकब को इसका कोई भी अंदाजा नहीं था। वहीं रात को वेंडी जब अपने घर लौटती है तो उसे घर पर गैरी का बेटा मिलता है। गैरी वही आदमी है जिसके साथ वेंडी का अफेयर था, और डेल ने गैरी को बिल्डिंग से नीचे फेंक कर मार डाला था। तो अपनी डैड की मौत की वजह का पता लगाने गैरी का बेटा यहां तक आ पहुंचा है। हालांकि मार्टी ने गैरी की मौत को सुसाइड शो कर रखा था, पर गैरी के बेटे को लगता है कि ये सुसाइड नहीं था बल्कि मर्डर था। लड़का पूछता है कि जब मैंने डैड के फोन से आपको कॉल किया तो आपने फोन क्यों नहीं उठाया। तो वेंडी कहती है कि मैं चौंक गई थी। लड़का कहता है कि मैं नहीं मानता कि डैड ने सुसाइड की होगी, वो काफी खुश थे अपने लास्ट दिनों में। तो वेंडी कहती है कि मैंने गैरी को बताया था कि मैं अपनी शादी को दूसरा मौका देने जा रही हूँ, हमारा तुम्हारा अफेयर ओवर हुआ, शायद इस बात से हर्ट होकर तुम्हारे डैड ने सुसाइड की होगी। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि रूथ अब टेम्परेरी बेस पर एडल्ट बार की इंचार्ज थी। वो कुछ नई लड़कियों को रिक्रूट कर लेती है, और ये देखकर पुरानी लड़कियां काफी नाराज होती हैं। एक लड़की रूथ के पास जाकर उसे भला बुरा कहती है, तो रूथ उस लड़की को जम के कूट देती है।
रात को मार्टी वेंडी से पूछता है कि कैरी का लड़का यहाँ क्यों पहुंच गया। तो वेंडी बोलती है इसे शक है कि उसके डैड ने सुसाइड नहीं की है। मार्टी पूछता है कि उसे हम पे तो शक नहीं है। तो वेंडी बोलती है कि पता नहीं, पर वो पुलिस के साथ मिलकर छानबीन करने की कह रहा है। मार्टी फिर इंस्पेक्टर निक के पास जाकर अपने नए एडल्ट बार के खरीद के सारे कागज दिखाता है। इंस्पेक्टर कहता है कि मैंने शिकागो कॉल किया था, वहां से मुझे तुम्हारे एक्स पार्टनर ब्रूस और उसकी गर्लफ्रेंड का पता चला। इंस्पेक्टर निक बोलता है कि मार्टी, तुम यहाँ जो भी करने आए हो उसे तुरंत रोक दो। तो मार्टी बोलता है कि हम यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, अथॉरिटीज से हमारी बात हो चुकी है। अब निक के पास मार्टी के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है, तो वो इन लोगों को जाने देता है। वहीं रश और पैटी अब साथ में हैं। वो फिशिंग के दौरान काफी फिश पकड़कर काफी एक्साइटेड है। पैटी रश को किस करने की कोशिश करता है, तो रश उसे पीटकर गाली देकर भगा देता है। वहीं वेंडी और मार्टी काफी टेंशन में है। मार्टी कहता है कि $4 मिलियन अभी भी क्लीन करने को बाकी हैं। कहां से ढूंढे बिजनेस ताकि पैसा लॉन्ड्रिंग कर सकें। फिर ये दोनों प्लान करते हैं कि कुछ कंस्ट्रक्शन का काम किया जाए जिससे अकाउंट्स में काफी हेराफेरी की जा सके और ये आईआरएस वालों की पकड़ में भी न आएगा। इसके बाद मार्टी और वेंडी फिर पेस्टर मेसन यंग से मिलते हैं और मार्टी बोलता है कि मेसन, आपको मैंने प्रीच करते हुए देखा है, आप दुनिया के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, हम हेल्प करना चाहते हैं एक चर्च बनवाकर। मेसन और उसकी वाइफ मान जाते हैं। वहीं लेक में शार्लेट स्विमिंग कर रही होती है और जोना बड़ी की राइफल लेकर जंगल में जाकर राइफल को एक जगह छुपा देता है, शायद कभी बाद में जरूरत पड़ जाए। एक रात रश लैंगमोर पैटी के पास पहुंच जाता है और एडमिट करता है कि मैं भी गे हूं। वहीं दूसरी तरफ रैचल और मार्टी अपने लॉज के बाहर टूरिस्ट को देखकर काफी एक्साइटेड हैं क्योंकि कमाई के दिन आ चुके हैं। जब मार्टी अपने अडल्ट बार जाता है तो वहां पर काफी चहल पहल थी। रूथ बताती है कि पूरी $80,000 का कलेक्शन हुआ है इस वीकेंड पर। नई लड़कियों को जो हमने हायर किया है उससे यहाँ पर हाउसफुल हो चुका है। मार्टी कहता है कि तुम्हें जैसा भी ठीक लगे तुम कर सकती हो, तुम इंचार्ज हो अब से यहाँ की, मैं तो बस अकाउंट संभालूंगा। मार्टी के इस तरह भरोसा करने पर रूथ काफी सरप्राइज्ड होती है। वहीं दूसरी तरफ अब शार्लेट और वाइट की दोस्ती हो गई थी। वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। वाइट किताबों का शौकीन है, वो शार्लेट को किताबों के बारे में बताता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेकब स्नेल का आदमी जिसका नाम ऐश है, वो चुपके से मार्टी के घर में घुस आया है। वो यहाँ के पिक्चर्स लेने लगता है और घर में सिर्फ जोना ही मौजूद है। जोना जल्दी से जाकर अपनी छुपाई हुई राइफल को ले आता है। ऐश को जब लगता है कि कोई घर में है तो वो अपना चाकू निकाल लेता है, पर तभी एक कार बाहर आ जाती है जिसमें जोना बैठकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद फिर हम जेकब को देखते हैं। वो यहाँ का मेजर ड्रग डीलर है। वो बाइबल्स में ड्रग्स छुपा रहा है। ये लोग जमीन पर आराम से अपने ड्रग्स का धंधा नहीं कर सकते, तो ये क्या करते हैं, ये अपने कस्टमर को वहां बुलाते हैं जहां मेसन लेक में बोट्स पर सरमन्स दे रहा होता है और इस दौरान यहाँ पेट्रोलिंग पर पुलिस भी नहीं होती। तो जेकब का आदमी ऐश बाइबल के जरिए ड्रग्स को अपने कस्टमर्स को हैंडओवर कर देता है। अपनी प्रीचिंग के बाद मेसन अनाउंस करता है कि एक गुड न्यूज है, हमारा जमीनी पर एक चर्च होगा। तो ऐश ये सुनकर टेंशन में आ जाता है क्योंकि ये अब तक की तरह अपना माल नहीं सप्लाई कर पाएंगे क्योंकि जमीन पर तो पुलिस का डर है। मेसन ये भी अनाउंस करता है कि चर्च के लिए हेल्प करने वाले लोग मार्टी और वेंडी हैं। ऐश भी ये सब देख रहा होता है। वो सोचता है कि मार्टी ने जेकब का काम फिर से बिगाड़ दिया और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।